नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। मेरे यानी अंकुर पांडे के साथ करेंगे खबरों पर विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। द्रौपदी मुर्मू ने रचा इतिहास, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति निर्वाचित, जीत में क्रॉस वोटिंग की बड़ी भूमिका। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट देने के बाद राज्यभर की बढ़ाई गई सुरक्षा, मिली वायु श्रेणी की सिक्योरिटी। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत का कहर बनकर टूटा, देश के कई इलाके हुए जलमग्न, 6 की मौत। देश में कोरोना मामले फिर 21,000 के पार, एक्टिव केस की संख्या 1.5 लाख के आंकड़े के करीब। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई, जल्द मिलने की जताई उम्मीद। और अब खबरें विस्तार से। द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को एकतरफा मुकाबले में हराने के साथ ही भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति निर्वाचित होकर इतिहास रच दिया है। द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति बनने के लिए निर्वाचक मंडल सहित सांसदों और विधायकों के मतपत्रों की मतगणना में 64% से अधिक मान्य मत प्राप्त करने के बाद सिन्हा के खिलाफ भारी अंतर से जीत हासिल की। 10 घंटे से अधिक समय तक चली मतगणना प्रक्रिया की समाप्ति के बाद निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी ने मुर्मू को विजेता घोषित किया और कहा कि उन्हें सिन्हा के 3,80,177 मतों के मुकाबले 6,76,803 मत हासिल हुए। राज्यों के कई विधायकों ने अपने दलों के रुख के विपरीत जाकर राष्ट्रपति पद के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया और उन्हें विपक्षी खेमे के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को पराजित करने में मदद की। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने दावा किया कि 125 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। मतगणना में भी सामने आया है कि मुर्मू को 17 सांसदों की क्रॉस वोटिंग का लाभ मिला है। असम, झारखंड और मध्य प्रदेश के विपक्षी दलों के विधायकों की अच्छी खासी संख्या ने भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया है। माना जा रहा है कि असम के 22 और मध्य प्रदेश के 20 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। बिहार और छत्तीसगढ़ के 6, गोवा के 4 और गुजरात के 10 विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की होगी। केरल के एक विधायक को छोड़कर सभी विधायकों ने सिन्हा को वोट दिया, जबकि मुर्मू को आंध्र प्रदेश से सभी मत मिले। और उत्तर प्रदेश में सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। यूपी सरकार ने सुभाषपा प्रमुख को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी है और यह सुरक्षा ऐसे समय में दी गई जब ओम प्रकाश राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। बीते कुछ दिनों से ओम प्रकाश राजभर लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अब एक बार फिर से वो चर्चा में है, लेकिन इसकी वजह दूसरी है। दरअसल गुरुवार को सुभाषपा प्रमुख को यूपी सरकार द्वारा वायु श्रेणी की सिक्योरिटी दी गई है। ऐसे में सरकार के इस फैसले को लोग आने वाले समय में राजनीतिक रूप से देख रहे हैं। माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी गठबंधन से लगभग बिगाड़ सा हो गया है। ऐसे में वो बीजेपी गठबंधन की ओर से रुख कर सकते हैं और हालांकि अभी तक उन्होंने इस संबंध में कुछ नहीं कहा है। वे लगातार बीजेपी गठबंधन के साथ जाने की खबरों का खंडन करते रहे हैं। वहीं बीते दिनों मीडिया के सवाल पर उन्होंने जरूर कहा कि वे बसपा के साथ भी जाने का सोच सकते हैं। हालांकि अभी वे सपा गठबंधन में है। सुभाषपा प्रमुख को सुरक्षा दिए जाने की जानकारी प्रमुख अधीक्षक रोहन पी बोत्रे ने दी। उन्होंने बताया कि जहूराबाद विधायक ओम प्रकाश राजभर को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। देश के कई राज्यों में बाढ़ के हालात हैं। पिछले हफ्ते तक यूपी के लोग बारिश के लिए तरस रहे थे, लेकिन अब बारिश हुई तो हाहाकार मच गया। चित्रकूट में गुरुवार को ही भारी बारिश से सैलाब आ गया। मूसलाधार बारिश की वजह से परमहंस आश्रम धारकुंडी में पानी का धारा फूट गई। परमहंस आश्रम पहाड़ी के बीच बना हुआ है। ऊपर से पानी की तेज धार सीढ़ियों से होती हुई नीचे की तरफ आती हुई देखते ही देखते आश्रम का निचला हिस्सा पानी में डूब गया। चित्रकूट में 2 दिन से भारी बारिश हो रही है, जिससे आश्रम और उसके आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। इसके अलावा यूपी में झांसी से लेकर मऊ तक बारिश कहर बरपाने में लगी है। यूपी के कई जिले में कुछ घंटों की बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। सड़कें पानी से लबालब भरी है। सड़कों के किनारे बनी दुकानों में भी पानी भरने लगा है। आने जाने वाले लोग पानी में फंसे नजर आ रहे हैं। फतेहपुर में सड़कों पर करीब 2 फीट तक पानी जमा हो गया, जिसमें आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यूपी में फतेहपुर से लेकर झांसी, मऊ और बस्ती हर तरफ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। कहीं सड़कों पर पानी भर गया तो कहीं सरकारी दफ्तर पे पानी पानी हो गए, तो कुछ जगहों पर स्कूली बच्चों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। बारिश के इंतजार में बैठे यूपी के किसानों के लिए बारिश राहत लेकर आई है, लेकिन शहरी इलाकों में नालों की साफ सफाई न होने से मुसीबत भी ले आई।
मऊ जिले में तेज बारिश से जब सड़कें लबालब हुई तो आसपास की दुकानों के साथ सरकारी दफ्तर जलमग्न हो गए। मऊ के बिजली विभाग के कार्यालय के भीतर करीब 1 फीट तक पानी भरा है। सरकारी दफ्तर के साथ ही आसपास के घरों में पानी भर गया है। इसके लिए लोग नगर पालिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बस्ती में तेज बारिश की वजह से हरया भवनान अंडरपास पानी से भर गया। झांसी में तो सैलाब के बीच एक ऑटो बीच सड़क फंस गया और उसे निकालने के लिए ड्राइवर को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। भारत में भी कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश में एक बार फिर से कोरोना से 21,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,880 नए मामले सामने आए तो वहीं 60 लोगों की जान चली गई। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,49,482 तक पहुंच गई है। इसके अलावा कोरोना से संक्रमित 21,219 मरीज ठीक भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 60 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,25,930 हो गई है। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,49,482 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.34% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 601 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.46% है। गौरतलब है कि देश में 7 अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50,28,220 थे। पिछले साल 4 मई को संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ और 23 जून 2021 को 3 करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल 25 जनवरी को मामले 4 करोड़ के पार हो गए थे। और राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आने के दौरान गुरुवार को 21 जुलाई के दिन जहां एक और देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिल गई, तो वहीं देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी के सवालों का सामना करना पड़ा। फिलहाल राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। साथ ही सोनिया गांधी ने द्रौपदी मुर्मू से जल्द मिलने की उम्मीद जताई है। इसी बीच आज के दिन एनडीए के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री द्रौपदी मुर्मू से मिलने दिल्ली पहुंच रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। उनका कहना है कि नई राष्ट्रपति संविधान की ओर से बनाए गए लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेंगी और लोगों में आपसी मित्रता को मजबूत कर देश को आगे बढ़ाएंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति चुने जाने पर द्रौपदी मुर्मू को ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, द्रौपदी मुर्मू जी को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में वे निर्वाचित होने पर बधाई और शुभकामनाएं। राष्ट्रपति चुनावों में कांग्रेस पार्टी भी विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रही थी। इसी के साथ हम यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले तक की हेडलाइंस। द्रौपदी मुर्मू ने रचा इतिहास, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति निर्वाचित, जीत में क्रॉस वोटिंग की बड़ी भूमिका। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट देने के बाद राज्यभर की बढ़ाई गई सुरक्षा, मिली वायु श्रेणी की सिक्योरिटी। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत का कहर बनकर टूटा, देश के कई इलाके हुए जलमग्न, 6 की मौत। देश में कोरोना मामले फिर 21,000 के पार, एक्टिव केस की संख्या 1.5 लाख के आंकड़े के करीब। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई, जल्द मिलने की जताई उम्मीद। आजादी के अमृत काल में देश ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का असाधारण लक्ष्य प्राप्त कर आजादी के 75 साल के महोत्सव को यादगार बना दिया है। 200 करोड़ वैक्सीन डोज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प की सिद्धि है। भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। गरीब, अमीर, गांव, शहर,
दूर सुदूर देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये अवसर सिर्फ 200 करोड़ टीकाकरण के जश्न का नहीं है, ये जश्न है आत्मनिर्भर होते भारत का। ये जश्न है हमारे डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स के समर्पण के प्रति सम्मान का। ये जश्न है हमारे वैज्ञानिकों और वैक्सीन उत्पादन में लगे कर्मवीरों को आभार जताने का। ये मौका है हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कर्मशीलता को सलाम करने का। ये जश्न भारत के कुशल नेतृत्व के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का भी है। कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प का ही परिणाम है कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़ा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष एकजुट नहीं रह पाया, ये एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की बड़ी जीत से साफ हो गया। इसी बीच अब उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्षी दलों में दरार नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से दूरी बनाने का फैसला किया है। टीएमसी ने एनडीए या फिर विपक्ष में से किसी भी प्रत्याशी का समर्थन नहीं करने का फैसला किया। तृणमूल कांग्रेस ने यह कहकर सभी को चौंका दिया है कि वो इस चुनाव से दूरी बनाएंगी। वह ना तो विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को वोट करेंगी और न ही जगदीप धनखड़ को समर्थन करेंगी। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्ष के कुनबे को संभालना उनके नेताओं के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को एकजुट रखने की कोशिश नाकाम रही और अब उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्षी दलों की परेशानी कम नहीं हुई। टीएमसी ने साफ तौर से कहा है कि वे ना तो विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का साथ देंगी और ना ही जगदीप धनखड़ का समर्थन करेंगी। राष्ट्रपति चुनाव में यही वो टीएमसी थी जिसने विपक्ष की अगुवाई की थी, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में इसने अलग राह पकड़ ली, जिस पर कांग्रेस से हमला बोल दिया गया और कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जिन बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ ममता बनर्जी की तकरार चलती थी, उन राज्यपाल ने उनको असम के सीएम हिम्मत बिस्वा शर्मा को बुलाया। तीनों में बैठक हुई और अगले दिन जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया। यह एक दार्जिलिंग पैक्ट तीनों में हुआ। इस बार स्वतंत्रता दिवस का खास बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा मुहिम को सफल बनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने अपने घरों में राष्ट्रध्वज जरूर फहराएं। पीएम मोदी ने इसको लेकर ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि यह मुहिम तिरंगे के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगी। उन्होंने उल्लेख किया कि 22 जुलाई 1947 को ही तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा, हम आज उन सभी लोगों के साहस और प्रयासों को याद करते हैं जिन्होंने उस समय स्वतंत्र भारत के लिए एक ध्वज का स्वप्न देखा था, जब हम औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ रहे थे। हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए, उनके सपनों के भारत का निर्माण करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इस साल जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आइए हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करें। 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में तिरंगा फहराएं या प्रदर्शित करें। यह मुहिम राष्ट्रध्वज के साथ अपने जुड़ाव को गहरा करेगी। मोदी ने तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाने संबंधी आधिकारिक संवाद की जानकारी भी ट्विटर पर साझा की है। उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराए गए पहले तिरंगे की तस्वीर भी ट्वीट की। दरअसल सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा मुहिम शुरू करने की योजना बनाई है। और देश के अधिकांश राज्यों में वर्षा का दौर जारी है। मौसम विभाग आईएमडी ने आज सुबह जारी पूर्वानुमान में कहा कि अगले 2 घंटों में दिल्ली एनसीआर समेत यूपी, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश होगी। मौसम विभाग आईएमडी के दिल्ली केंद्र के अनुसार अगले 2 घंटे के दौरान एनसीआर, लोनी देहात, हिंडन,
एएफ स्टेशन गाजियाबाद, छपरौला, नोएडा दादरी, ग्रेटर नोएडा, बरवाला, हांसी, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ के आसपास और आसपास के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश होगी और इसके अलावा चांदपुर, मोदीनगर, जट्टारी, खैर, इगलास, राया, हाथरस, मथुरा, टूंडला, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी हल्के से मध्यम वर्षा की संभावना है। और लगातार 3 दिनों के हंगामे और स्थगन के बाद आखिरकार बृहस्पतिवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल हुआ। इस दौरान मौखिक उत्तरों के लिए सूचीबद्ध 15 में से 13 सवाल लिए गए। हालांकि सवाल जवाब के बीच भी विपक्षी सांसदों को महंगाई और जीएसटी जैसे मुद्दों पर शोर शराबे के कारण 10 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले भी कामकाज शुरू होते ही करीब 1 घंटे तक उच्च सदन ठप रहा। फिर दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य आसन के बिल्कुल नजदीक आकर सरकार विरोधी नारेबाजी करने लगे। इनमें से कुछ सदस्यों के हाथों में तख्तियां थीं। उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से सदन में तख्तियां नहीं दिखाने की अपील करते हुए कहा कि यह संसदीय नियमों और गरिमा के खिलाफ है। यह समय प्रश्नकाल का है और इस दौरान किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि अपनी अपील का कोई असर न होता देख उपसभापति ने करीब 12:25 पर 10 मिनट के लिए बैठक रोक दी। 2 बार के स्थगन के बाद शुरू हुई कार्यवाही के दौरान भी हंगामा नहीं थमा। इस दौरान शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को मोबाइल फोन से राज्यसभा की तस्वीरें लेते देख उपसभापति ने कहा, यहां तस्वीर खींचना या वीडियो बनाना उच्च सदन के नियमों के खिलाफ है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के उत्तर प्रदेश के कराए जा रहे एक निजी धार्मिक कार्यक्रम का खाद्य विभाग के अधिकारी की ओर से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को पत्र लिखकर न्योता देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर सरकारी स्तर पर इस तरह के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंत्री का यह एक निजी धार्मिक कार्यक्रम है। इस तरह के आदेश से प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं इससे प्रदेश सरकार व उत्तराखंड राज्य की छवि धूमिल होगी। अपर आयुक्त खाद्य पीएस पागंती की ओर से संभागीय खाद्य नियंत्रक गढ़वाल व कुमाऊं, प्रभारी संयुक्त नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, उपायुक्त कार्यालय गढ़वाल व कुमाऊं, संभागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी एवं समस्त जिला पूर्ति अधिकारियों को पत्र लिखकर 4 से 9 अगस्त तक बाबा वनखंडी नाथ मंदिर, जोगी नवादा, बरेली, उत्तर प्रदेश में 105 शिवलिंग व मां बगुलामुखी माता एवं नंदी बाबा की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि खाद्य विभाग के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को निमंत्रण पत्र उपलब्ध करा दिए जाएं। अधिकारी के इस पत्र के मामले ने तूल पकड़ लिया है। हालांकि विभागीय अधिकारी का कहना है कि यह सरकारी पत्र या फिर विभागीय आदेश नहीं है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि उन्होंने निमंत्रण दिया है, कनपटी पर बंदूक नहीं रखी है, स्वेच्छा है, पुण्य कार्यक्रम में आप आना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि वह समझती हैं कि किसी को कार्यक्रम में रहना है या नहीं, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। जब हम किसी को निमंत्रण देते हैं तो उसकी स्वेच्छा पर छोड़ते हैं। और यहां पर हम रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले तक की हेडलाइंस। द्रौपदी मुर्मू ने रचा इतिहास, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति निर्वाचित, जीत में क्रॉस वोटिंग की बड़ी भूमिका। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट देने के बाद राज्यभर की बढ़ाई गई सुरक्षा, मिली वाई श्रेणी की सिक्योरिटी। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत का कहर बनकर टूटा, देश के कई इलाके हुए जलमग्न, 6 की मौत। देश में कोरोना मामले फिर 21,000 के पार, एक्टिव केस की संख्या 1.5 लाख के आंकड़े के करीब। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई, जल्द मिलने की जताई उम्मीद। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब में विभिन्न विभागों के 36,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने का प्रस्ताव जल्द तैयार किया जाएगा। गुरुवार को हुई कैबिनेट की सब कमेटी की बैठक में अधिकारियों ने
कच्चे कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड कमेटी को सौंप दिया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कमेटी जल्द ही प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री भगवंत मान को सौंप देगी। अगली बैठक अब 26 जुलाई को होगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की थी कि 36,000 कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। कोई कानूनी अड़चन न आए, इसके लिए हर पहलू पर विचार कर सरकार नीति बना रही है। इसके लिए वित्त मंत्री हरपाल चीमा के नेतृत्व में कैबिनेट की सब कमेटी गठित की गई है। इसमें उच्च शिक्षा मंत्री गुरमीत मेहर और शिक्षा मंत्री हरजोत वैश्य को भी रखा गया है। अब तक सब कमेटी की 4 बैठकें हो चुकी हैं। पिछली बैठक में अधिकारियों द्वारा पूरा रिकॉर्ड नहीं दिए जाने के कारण कमेटी कोई फैसला नहीं कर पाई थी। इसी कारण फिर बैठक बुलाई गई। गुरुवार को हुई बैठक में अधिकारियों ने कमेटी को कच्चे कर्मचारियों संबंधी पूरा रिकॉर्ड सौंप दिया। इसके बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि कमेटी के पास पूरा रिकॉर्ड आ गया है। जल्द प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। 26 जुलाई को फिर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। अमृतसर पुलिस मुठभेड़ में मारे गए दोनों गैंगस्टरों की पहचान करने गुरुवार को सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिविल अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अच्छा काम किया है, लेकिन यह शुरुआत है। पुलिस को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 2 हत्यारों की मौत से उनका बेटा तो वापस नहीं आ सकेगा, मगर पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रहना चाहिए। उधर गैंगस्टर रूपा के पिता बलविंदर सिंह भी जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी कराने अस्पताल पहुंचे। बुधवार को भकना में पुलिस के हाथों मारे गए दोनों गैंगस्टर मनु और रूपा के शव बुधवार देर रात ही सिविल लाइन अस्पताल भेजे गए थे। दोपहर बाद पोस्टमार्टम शुरू करने से पहले शवों की पहचान के लिए सिद्धू मूसेवाला के पिता और गैंगस्टर रूपा के पिता को भी बुलाया गया। मूसेवाला की हत्या के समय थार में मौजूद रहे सिद्धू के दोनों साथियों को भी पहचान के लिए बुलाया गया। सभी से पहचान कराने के बाद पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी की। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने बताया कि पुलिस ने मेरे बेटे के साथियों से भी हत्यारों की शिनाख्त कराई है। इस मामले में एफआईआर बलकौर सिंह के बयान पर ही दर्ज हुई थी। सिविल अस्पताल आने से पहले उन्होंने थाना घरिंडा में भी पुलिस को अपने बयान दर्ज कराए। उन्होंने मुठभेड़ में घायल 3 पुलिस कर्मचारियों और 1 मीडिया कर्मी का भी हालचाल जाना। और उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर जनता से किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया है और उन्हें खुली बहस में चुनौती दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि अगर जनता के विरोधी नहीं हो तो अपनी बातों पर दिल्ली के सेंट्रल पार्क में खुली बहस क्यों नहीं कर लेते। अगर हिम्मत है तो समय आपका, तारीख आपकी और हो जाए जनता के सामने आपकी वादा खिलाफी पर खुली बहस। सांसद मनोज तिवारी ने एक और ट्वीट कर चुनौती दी कि आम आदमी पार्टी सरकार के अधीन बिजली कंपनी को केजरीवाल सरकार द्वारा हर साल 3200 करोड़ की सब्सिडी मुनाफे के तौर पर दी जाती है। अगर इसके खिलाफ थे और 700 पन्नों की फाइल लेकर घूम रहे थे तो मुकदमा दर्ज कराने के लिए क्या रेवड़ी ले लिया। आपने जो 700 पन्नों की फाइल भी हजम कर गए और एफआईआर दर्ज कराने की याददाश्त भी गुम हो गई। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीआर पाटिल के एक ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा था कि पाटिल साहिब, ये केजरीवाल की गारंटी है, जनता का फायदा हो रहा है, आप गुजरात की जनता का विरोध क्यों कर रहे हो। इसी ट्वीट के जवाब में सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट कर सीएम अरविंद केजरीवाल को खुली बहस की चुनौती दी और साथ ही कई अन्य आरोपों भी आम आदमी पार्टी सरकार पर लगाए। गौरतलब है कि सांसद मनोज तिवारी पहले भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर रहे हैं और लगातार दिल्ली में बिजली के मुद्दे को उठाते रहे हैं। साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर भी वे सरकार को लगातार घेरते रहे हैं। और बिहार के गोपालगंज में शुक्रवार की सुबह एक एकड़ 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस भीषण हादसे में 5 लोग घायल हो गए। घटना मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के बसहाम गांव के पास SH90 की है। डीसीएम ट्रक और दूध की गाड़ी और स्कॉर्पियो आपस में टकरा गई। इस हादसे में तीनों वाहनों के चालक और स्कॉर्पियो सवार 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया और यातायात को सुचारू कराया। जानकारी के अनुसार पहले डीसीएम ट्रक और एक दूध की गाड़ी के बीच आमने सामने टक्कर हुई। इस बीच दिघवा दुबौली की तरफ से आ रही स्कॉर्पियो भी दूध की गाड़ी से टकरा गई। हादसे में डीसीएम ट्रक का चालक, दूध वाली गाड़ी का चालक, स्कॉर्पियो चालक और उस पर सवार 2 और लोग घायल हो गए हैं। दूध वाली गाड़ी का चालक बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाने के सादपुर गांव का रहने वाला संजय यादव है, तो वहीं स्कॉर्पियो का चालक मोहम्मदपुर थाने के भोजपुरवा गांव का रहने वाला रमेश सहानी है। उस पर सवार काशी टेगराही गांव के दिनेश सिंह आदि शामिल हैं।
हादसे के बाद डीसीएम ट्रक का चालक फरार हो गया। आसपास के लोगों ने बताया कि डीसीएम ट्रक का चालक भी हादसे में घायल हुआ था। सभी घायलों का इलाज राजापट्टी कोठी बाजार स्थित निजी क्लिनिकों में कराया गया। हादसे के बाद घटनास्थल के समीप लोगों की भीड़ जुट गई। हादसे के बाद एसएच 90 पर कुछ देर के लिए जाम लग गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। हादसे में दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को सड़क किनारे करवाया। इसके बाद एसएच पर आवागमन सामान्य हो गया। सदर एसडीपीओ संजीव कुमार ने कहा कि दुर्घटना के बाद गाड़ियों को जब्त किया गया है, जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के परिणाम के बाद सभी दल अपनी अपनी समीक्षा में जुट गए हैं। भाजपा की नगर निगम में 7 सीटें गंवाने के बाद कारण तलाशे जाने में लगे हैं। ग्वालियर क्षेत्र में मिली हार को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए हार को अकल्पनीय बताया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ग्वालियर में हम जो हारे हैं, मैं उस हार की कल्पना नहीं कर रहा था। वो हमारे लिए अलार्मिंग है, और क्योंकि हम वहां ताकतवर हुए एक ग्रुप के आने से, और वहां हम अगर हारे हैं तो क्यों हारे हैं, इस पर विचार करेंगे। बता दें कि भाजपा ग्वालियर, चंबल, मुरैना में हमेशा से मजबूत रही है। पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तब भी भाजपा वहां लगातार जीतती रही है। माधवराव सिंधिया के समय में भी बीजेपी उपस्थिति दर्ज कराती रही है। अब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए तो भाजपा को वहां और मजबूत माना जाने लगा था। इस बार के परिणामों ने भाजपा को नए सिरे से सोचने पर मजबूर जरूर किया है। कैलाश विजयवर्गीय भी इसे अलार्मिंग बताते हुए समीक्षा की बात कह रहे हैं, और हालांकि उन्होंने गुटबाजी जैसी बातों को खारिज कर दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि हम हार की समीक्षा करेंगे। अभी किसी को दोष देना, किसी पर जिम्मेदारी देना जल्दबाजी होगी। हमारी कोर टीम हार के कारणों पर विचार करेगी। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि संजय ने अच्छा चुनाव लड़ा। 1 साल से वे तैयारी में लगे थे, और इंदौर में भाजपा को विकास कामों के बदले में जीत मिली है। मीडिया भी संजय के पक्ष में माहौल बनाते दिख रहे हैं। हमें भी रणनीति बनानी पड़ी। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। नमस्कार।